यूक्रेन रूस युद्ध के कारण विश्व राजनीति में व्यापक परिवर्तन देखा जा रहा है। इसका असर व्यापार व्यवस्था पर भी पड़ा है। युद्ध थोपने के आरोप पर रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रतिबंध रूस के तेल निर्यात पर भी लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम भारत सहित लॉन्ड्रोमैट कंट्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारत रूस के तेल का आयात करके यूरोप सहित अन्य पश्चिमी देशों को निर्यात करता है। जैसा कि आज आप हमारा टॉपिक भी देख रहे होंगे, रूस के साथ भारत का कच्चे तेल का व्यापार। यहां समझने की बात है कि रूस जो है, जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है पिछले तकरीबन 1 साल से, उसमें यह स्थिति देखा गया कि अमेरिका सहित जो पश्चिमी देश है उसने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रूस जो है कच्चे तेलों का निर्यात किया करता था, इससे इसकी गाढ़ी कमाई भी होती थी। लेकिन प्रतिबंध लगने से अब यह क्या हो गया है, जो यूरोपीय कंट्री है उसको सप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वह देश इससे खरीदते ही नहीं है। इस स्थिति में इसका फायदा भारत जैसे देशों को मिला है। भारत का रूस के साथ वैसे भी संबंध हमेशा से ही अच्छा रहा है। भारत और रूस हमेशा से ही सदाबहार मित्र रहे हैं। यहाँ पर भारत ने स्पष्टता कर दिया कि देखिए, हमारी जो विदेश नीति है वह एक स्वतंत्र विदेश नीति है। हम अपने हित के हिसाब से तय करेंगे कि हमें किस देश के साथ क्या संबंध बनाने हैं। और भारत ने प्रतिबंध के बावजूद रसिया से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। और यहाँ पर इसका फायदा क्या हुआ, भारत को सस्ते कीमत पर कच्चा तेल मिला। यहाँ पर भारत अपने यहाँ ला करके उस कच्चे तेल को रूस से उसे रिफाइन करता है और फिर उसे यूरोप के बाकी देशों तक सप्लाई कर देता है। तो कुल मिलाकर के यही मुद्दा है। इसी पर एक रिपोर्ट आया है, उसमें कई बातें कही गई है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या कहा गया है, चर्चा में क्यों है। देखिए, इंडिया लीड्स, यहाँ पर इस शब्द पर ध्यान दीजिए। कहा गया है कि भारत जो है नेतृत्व करता है, यानी कि भारत इस स्थिति में सबसे आगे है। किस स्थिति में? लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज का नाम दिया गया है, बाइंग रशियन क्रूड एंड सेलिंग ऑयल प्रोडक्ट्स टू यूरोप। कहा गया है भारत जो है उन लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज में शामिल है, उसका नेतृत्व करता है जो देश रसिया से कच्चा तेल खरीदते हैं, फिर अपने यहां लाकर उसे प्रसंस्कृत करते हैं और फिर यूरोप के बाजार में उसे महंगे कीमतों पर बेच देते हैं। इससे कई देशों को परेशानी भी हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस स्थिति में भारत सहित और भी जिन्हें लॉन्ड्रोमैट कंट्री कहा गया है उनको फायदा भी हुआ है। एक रिपोर्ट जो है फिनलैंड की एक एजेंसी है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर 2023, इसने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी किया है। पहली तिमाही के जो अभी ताजा आंकड़े आए हैं उसका हवाला देते हुए इसने कहा कि भारत को लॉन्ड्रोमैट देशों में शामिल किया, 5 और देश भी हैं। और इसमें कहा गया कि आप जो है रूसी तेल खरीदते हैं और उसे रिफाइन करके आप जो है यूरोपीय देशों को उच्च कीमत पर इस उत्पाद को बेच देते हैं। यही पूरा मुद्दा है। अब इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हम उस बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश जो हैं रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी चर्चा हमने किया भी है। इस प्रतिबंध का एक उद्देश्य था कि रूस का जो आय है उस आय के स्रोत में कमी आ जाए, क्योंकि रसिया का एक जो आय का स्रोत है वह उसका कच्चा तेल का जो वह निर्यात करता था वह था। लेकिन अब जब प्रतिबंध लग गया तो आय का स्रोत उसका कम हो जाएगा यहाँ पर। इसी वजह से यूरोपीय देश जो है रूस से कच्चा तेल नहीं खरीद रहे हैं इस प्रतिबंध के वजह से। अब यहाँ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट ने कहा कि रूस पर जो लागू आर्थिक प्रतिबंध है उसके कारण यूरोपीय देश भारत, चीन, तुर्की, UAE और सिंगापुर से भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहे हैं। इस मामले को समझ लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ कहा गया कि रूसी तेल खरीद रहे हैं ये यूरोपीय देश जो रूस से तेल खरीदा करते थे, लेकिन रूस पर प्रतिबंध लग गया है तो इससे डायरेक्ट तेल नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इन यूरोपीय देशों को तेल की जरूरत तो है, नहीं तो फिर कारोबार कैसे चलेगा वहां पर। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि यह
इन 5 देशों का सहारा ले रहे हैं। ये 5 देश प्रतिबंध लगने के बावजूद भी रूस का तेल खरीद रहे हैं, ठीक है, ये 5 देश। तो ये यूरोपीय देश जो है इन 5 के पास पहुंच जाते हैं कि आपने जो रूस से तेल खरीदा है उसे हमें दे दीजिए। तो आप समझिए, ये जो है यूरोपीय कंट्री हो गया, ये पहले रसिया से डायरेक्ट परचेज किया करते थे, लेकिन अब जो है प्रतिबंध लगा तो यहाँ ये परचेज करना ऑयल का बंद कर दिए। लेकिन यहाँ पर 5 कंट्री बैठा हुआ है इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। ये रसिया से पहले भी जो है कच्चा तेल खरीदा करता था, इसमें इसने और वृद्धि कर दी वहां से आयात करने में ऑयल का। तो इनको अब तो जरूरत तो है ही तेल का, तो ये पहुंच जाते हैं इनके पास, ठीक है। इंडिया जैसे ये जो लॉन्ड्रोमैट कंट्री का नाम दिया गया है, इनके पास पहुंचते हैं कि भाई साहब आपके पास ऑयल है, हमें पता चला है आप जो है लगातार इससे आयात कर रहे हैं और उसमें आपने बढ़ोतरी भी की है, तो जो तेल आप इनसे खरीद रहे हैं तो जनाब देखिए हम डायरेक्ट इनसे तो नहीं लेंगे चूंकि प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन जो आपने लिया है आप अपने यहाँ जो रिफाइन कर रहे हैं तो वो हमें दे दीजिए। तो भारत सहित ये कंट्री जो है इनको फिर अपने यहाँ रिफाइन करके वही ऑयल जो है यूरोपियन देश को दे देते हैं। ध्यान रखना है तेल रसिया का ही है, लेकिन अब ये रूट डायरेक्ट ना होकर के कुछ इस तरह से चला गया है। तो यही पूरा मसला है, इससे कई तरह के मुद्दे उभर करके सामने आ रहे हैं। 5 देशों को रिपोर्ट में लॉन्ड्रोमैट कंट्री कहा गया है। लॉन्ड्रोमैट कंट्री कहने का मतलब इसमें यह है कि आप जो है ये 5 देश है रूसी तेल को खरीदते हैं, रूसी तेल को खरीद करके परिष्कृत करके और फिर जो है बाकी यूरोपीय कंट्री को निर्यात कर देते हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन के वो देश जो रूसी तेल पर प्राइस कैप लागू करने का समर्थन करते हैं और तय सीमा से ऊपर तेल व्यापार और बीमा पर रोक लगाते हैं, वह देश भी प्राइस कैप से ऊपर कीमत पर भारत हो, चीन हो, टर्की हो, यूएई हो, सिंगापुर से रूस का रिफाइंड तेल खरीद रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म आया है प्राइस कैप, इसको समझ लीजिए। कहने का मतलब है प्रोडक्ट पर एक प्राइस कैप लगा दिया गया है कि इससे ऊंचे कीमत पर इनका प्रोडक्ट नहीं खरीदना है रसिया पर। यानी कि जिस देश पर भी प्रतिबंध लगाते हैं उस पर कुछ देश मिलकर के, उस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे, कि प्राइस कैप लगा देते हैं कि इससे ऊपर, इस कीमत से ऊपर आप उस प्रोडक्ट को मत खरीदिए। लेकिन प्राइस कैप तो लगा दिया है इस यूरोपीय यूनियन के देशों ने, लेकिन स्थिति इनकी अच्छी रही नहीं। तो अब क्या करना है, ये खुद ही जो प्राइस कैप लगाया था उससे ऊंची कीमत पर, जो तय सीमा तय किया गया था उससे बढ़ करके ज्यादा कीमत दे करके तेल व्यापार और बीमा वगैरह जो है बाकी देशों से अब खरीद रहे हैं, यह कहा गया है। यहाँ पर एक आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसे जरा देख लीजिए। कह रहा है इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इन मिलियन टन्स में बताया गया है। यह चार्ट दिखा रहा है कि 2009-10 से लेकर के 2021 तक भारत का जो कच्चे तेल का आयात है उसमें किस तरह की वृद्धि हुई है, यहां आपको ध्यान देना है। आप कहेंगे सर जी आप बता रहे हो कि यहां पर आयात में वृद्धि हुई है, चर्चा तो आपको निर्यात का करना चाहिए था, जो कि आप कह रहे हैं कि भारत रसिया का तेल को लेकर के रिफाइन करके बाकी यूरोपीय देशों को दे रहा है। तो निर्यात की बात करते हैं कि निर्यात कितना बढ़ा है। देखिए इसी टर्म में ये बात छुपा हुआ है, आयात बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में भारत का, तो आयात बढ़ा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ रसिया से, तो वही आयात पहले वहां से हमने लिया है, फिर उसको रिफाइन करके और फिर जो है हमने पश्चिमी देशों को दे दिया है। तो आयात बढ़ा है तो इसका मतलब है कि निर्यात भी बढ़ा ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये बताया गया है मिलियन टन्स में यह है क्रूड ऑयल, ये स्थिति देखेंगे ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर कोविड की वजह से थोड़ा सा समस्या आया था, लेकिन फिर भी यह स्थिति ठीक है। इंडियाज मोस्ट ट्रेडेड आइटम्स विथ रसिया एंड यूक्रेन, अब दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रसिया के बीच। तो भारत के संदर्भ में इसे देख लेते हैं कि भारत जो है रूस और यूक्रेन से किन किन चीजों का आयात निर्यात करता है। यहाँ रूस में देखिए, रूस में भारत किन किन चीजों का, रूस को भारत जो है निर्यात करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स देख सकते हैं, बॉयलर है, मैकेनिकल जो एप्लीकेशंस हैं, यह रूस को भारत सप्लाई करता है। रूस से लेता क्या है, इंपोर्ट क्या करता है, तो मिनरल फ्यूल्स हो गया आपको, और जो भी स्टोन होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं वह भी भारत मंगाता है, और जो प्रोजेक्ट गुड्स वगैरह होते हैं वह रसिया से लेता है। यदि यूक्रेन के संदर्भ में देखें तो यूक्रेन को भारत एक्सपोर्ट क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक मशीन हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर अगर यूक्रेन से इंपोर्ट क्या हो रहा है तो इसको देखेंगे, जो
एनिमल हैं, वेजिटेबल फास्ट हैं, फर्टिलाइजर हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। ये सब चीज़ें जो है रसिया और यूक्रेन से भारत आयात निर्यात करता है। ठीक है, निश्चित तौर पर यहाँ युद्ध होने से इन चीज़ों पर थोड़ा सा प्रभाव भी पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर है प्राइस कैप अलायंस की बात की गई है, यानी कि प्राइस कैप अलायंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी भी कहते हैं। इसमें कुछ देश, कुछ संगठन शामिल हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं, प्राइस कैप की बातें कर रहे हैं। कौन से? तो इस समूह में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों प्राइस कैप अलायंस तैयार किया गया? इसका उद्देश्य है कि रूस के आय के स्रोत को रोकना, क्योंकि यह जो युद्ध हुआ है, ये मानते हैं कि इस युद्ध को का गुनहगार जो है वो रसिया है, उसने युद्ध यूक्रेन पर थोपा है। इसीलिए यह ऐसा काम कर रहे हैं कि प्राइस कैप लगा दिया जाए ताकि रूस के आय के स्रोत को रोका जा सके। अब यहाँ सबसे पहले देख लीजिए कि प्राइस कैप होता क्या है। जैसा कि पहले हमने चर्चा किया है, इसको थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। इन देशों ने क्या किया है कि कुछ देशों के स्वामित्व वाले या बीमाकृत जहाजों द्वारा किसी तीसरे पक्ष को परिवहन किए गए क्या चीज, तो तेल की अधिकतम कीमत जो है $60 प्रति बैरल लगा दी है। ये प्राइस कैप लगा दिया है कि आप 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर मत खरीदिए। किन देशों से? जिन देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि रसिया हो गया या ईरान हो गया, इन सब से आप मत लीजिए। ये किससे कह रहे हैं? किसी तीसरे देश को कह रहे हैं। भारत जैसे देशों को कह रहे हैं कि आप जो ऑयल वहां लेते हैं लीजिए, लेकिन ये इसका ध्यान रखिए, ये प्राइस कैप हमने तय किया है कि 60 जो है अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने, ये भी कोई कंट्री हैं जो रसिया से ऑयल ले रहे हैं, उनके लिए भी यह नियम लागू कर दिया है। लेकिन जैसा आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं वह खुद ही उसकी अवहेलना कर रहे हैं, चूंकि उनकी जरूरत खुद ही पूरी नहीं हो रही है। तो वो भारत के समक्ष आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इससे अधिक पैसा ले लीजिए प्रति बैरल और हमें जो है वो ऑयल दे दीजिए। रिपोर्ट में भारतीय तेल कंपनियों और यूरोपीय खरीदारों पर प्राइस कैप को दरकिनार करने का आरोप भी लगाया गया है। ये रिपोर्ट का है, ध्यान रखना है, किसी देश ने नहीं कहा है या भारत का अभी तक इस पर कोई इस तरह का जवाब आधिकारिक रूप से नहीं आया है। उनका आरोप है, क्या आरोप है? कि गुजरात स्थित जो रिफाइनरी है रूसी तेल को रिफाइन करके और यूरोपीय देशों में बेचने में अहम भूमिका निभा रही है। रिपोर्ट ने कहा कि भारत के गुजरात में जो तेल रिफाइनरी है, जो रसिया से कच्चा तेल आता है, वह उसी रिफाइनरी में पहुंचता है और वहां से रिफाइन होकर के पश्चिमी देशों तक जाता है। दरअसल जो गुजरात स्थित एक रिफाइनरी है, रूसी ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट, इस कंपनी का नाम है, ऑयल कंपनी की भी हिस्सेदारी इसमें है और क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने के कारण भारत भी प्राइस कैप से ऊपर भुगतान कर रहा है। यहाँ ध्यान रखिए, जब यहाँ पर प्राइस कैप लग गया है, लेकिन वहाँ पर भारत को भी क्या करना पड़ रहा है, जो ये 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल है, तो भारत भी उससे अधिक प्राइस दे रहा है रसिया को और फिर उससे वहाँ से आयात कर रहा है ऑयल को। तो भारत निश्चित तौर पर इससे कहीं अधिक कीमत पर ही यूरोपीय कंट्री को यह देगा। अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश यह चेतावनी दे चुके हैं कि सभी कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि रूसी तेल को प्राइस कैप के भीतर ही खरीदा जाए, लेकिन यह रिपोर्ट आरोप लगा रही है कि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्राइस कैप लगाने वाले देश ही खरीद रहे रूसी तेल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसी में समझ लीजिए कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने कहा है इस रिपोर्ट के आधार पर कि रूसी तेल पर लागू प्राइस कैप में एक बड़ा लूप होल है, यानी कि कुछ न कुछ घपला है और उन्होंने कहा है कि रूस पर लागू प्रतिबंधों के प्रभाव को कमजोर कर रहा है। जो यूरोपीय देश ही प्राइस कैप से ऊपर की खरीदारी कर रहे हैं पैसा अधिक दे करके, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो प्रतिबंध लगा है, प्रतिबंध का जो उद्देश्य था कि रूस के आय को स्रोत को कम करना, लेकिन वैसा नहीं होता दिख रहा है। रिपोर्ट ने कहा है कि प्राइस कैप लगाने वाले संगठन के देशों के उन देशों से तेल आयात में बढ़ोतरी की है जो देश यूक्रेन युद्ध के बाद से रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक बन गए हैं। तो सबसे बड़े आयातक कौन से कंट्री? तो इंडिया जैसे जो कंट्री हैं, या युद्ध के बाद की जो स्थिति है उस दरमियान रूस से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आयात करने वाले देश बने हैं और इन्हीं देशों से, इंडिया जैसे देशों से ये जो यूरोपीय देश हैं वह फिर वहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, यह रिपोर्ट कहता है। तथाकथित लॉन्ड्रोमैट देशों में भारत ने अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा रूसी तेल आयात किया है और यह लगातार 5वां महीना है जब भारत ने सबसे ज्यादा रूसी तेल आयात किया
किया है, यह रिपोर्ट कह रही है। लैंड्रोमैट में शामिल देश प्राइस कैप लगाने वाले देशों को लगभग 3.8 मिलियन तेल अभी तक निर्यात कर चुके हैं। इन देशों में यूरोपीय यूनियन है, G7 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान तक भी शामिल है। यानी कि ध्यान रखिए, ये जो लैंड्रोमैट कंट्री है, इंडिया जैसे देश, ये जो प्राइस कैप लगाने वाले जो देश थे, यानी कि जो देश यूरोपीय यूनियन के देश थे, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, उन्हीं देशों को भारत अभी तक जो है 3.8 मिलियन टन तेल निर्यात कर चुका है। यह रिपोर्ट यह बताते नजर आ रही है। यहाँ यह रिपोर्ट यह भी कह रहा है कि भारत का जो डीजल निर्यात है वह 3 गुना बढ़ गया है और कहा गया है कि मार्च 2023 में भारत ने लगभग 1,60,000 बैरल प्रतिदिन डीजल निर्यात किया है। वर्तमान में डीजल का निर्यात भारत यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ा ट्रेड व्यापार बना हुआ है। और यह रिपोर्ट यह भी कहता है कि गुजरात स्थित 2 बंदरगाहों में सबसे अधिक तेल उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। पहला कौन सा बंदरगाह है गुजरात का? तो सिक्का बंदरगाह। यहाँ पर जो रिलायंस के स्वामित्व वाली जो जामनगर रिफाइनरी है, कहा गया कि जामनगर रिफाइनरी से बहुत ज़्यादा तेलों का निर्यात किया जाता है। दूसरा वाडीनार बंदरगाह की बात की गई है। यहाँ पर नायरा एनर्जी से तेल उत्पादों को निर्यात करता है और नायरा एनर्जी का आंशिक स्वामित्व लगभग कितना? तो 49.13% जो है रूसी कंपनी रोजनेफ्ट के पास है। तो यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर रोजनेफ्ट, ये रूसी जो कंपनी है, इसका भी इसमें हिस्सेदारी है। तो कहीं ना कहीं रूस में प्रतिबंध लगने के बावजूद भी ऐसी कंपनियां उन प्रतिबंधों से बची रह जाती है। ये दोनों बंदरगाह रूसी तेल उद्योग के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ है तब से यह बात की जा रही है। यहाँ पर एक ध्यान देने की जरूरत है, प्लेस ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेशन की मांग की गई है। इन्हीं सभी घटनाक्रम को देखते हुए कि युद्ध के बावजूद, प्राइस कैप लगाने के बावजूद, प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए कुछ देश जो है रूस से तेल लेते हैं और फिर उस तेल को यूरोपीय देशों को दे देते हैं। तो इससे क्या हो जा रहा है, जो उद्देश्य था उस प्रतिबंध का वो पूरा नहीं हो रहा है। तो इस संदर्भ में क्या कीजिए कि प्लेस ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट लाइए, यानी कि मूल जगह कहाँ है। तेल जो यूरोपीय देशों को बेचा जा रहा है या भारत तक आयात होकर आ रहा है, वह तेल मूलतः किस देश का है। तो ओरिजिन सर्टिफिकेशन की मांग करने का केवल यही मतलब है, ताकि ओरिजिन पहचाना जा सके कि किस देश का यह तेल है, ताकि उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके, उस पर उस तरह से कारगर रूप से कार्य किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि किसी तीसरे देश में स्थित तेल रिफाइनरी की मालिक जो है वह रूसी कंपनी ही है। अब तीसरा देश कहने का मतलब है यहाँ पर मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। इंडिया एक तीसरा देश है और रसिया जो है मान लीजिए एक कंट्री, यहाँ पर एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष इसे मान लीजिए, और पहला पक्ष मान लीजिए वो यूरोपीय देश जिन्हें तेल खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे पक्ष के कहा गया है कि तीसरे देश में स्थित तेल रिफाइनरी की मालिक जो है रूसी कंपनी भी है, उसकी हिस्सेदारी है। जैसे कि रोजनेफ्ट की बात करते हैं तो रोजनेफ्ट और भी इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने कच्चे तेल को वाडीनार ले जाने के लिए स्वतंत्र है और वाडीनार में तेल को रिफाइन किया जाता है और फिर यूरोपीय देशों को दे दिया जाता है। तो उसका फायदा रोजनेफ्ट जैसी कंपनी को भी तो हुआ। भारत इस तेल उत्पाद को प्राइस कैप लगाने वाले देशों को ही निर्यात कर सकता है, इसीलिए यूरोप को बेचे जाने वाले तेल उत्पाद के लिए प्लेस ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेशन लागू की मांग कर रहे हैं, या कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्लेस ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट लागू कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, रूस को जो अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है वह लाभ ना मिले, रूस को इसका फायदा ना मिले और प्रतिबंध जो लगाया गया है उस प्रतिबंध की जो मंशा है वह पूरी हो सके। तो यह पूरी रिपोर्ट के आधार पर यह बातें की गई है। ध्यान रखना है, फिनलैंड स्थित एक संस्था है, फिनलैंड ने ऐसा नहीं कहा है, ना ही अभी तक भारत का इस पर कोई आधिकारिक जवाब आया है। लेकिन निश्चित तौर पर जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध की शुरुआत हुई है तब से यह स्थिति देखी जा रही है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब ने कई मंचों पर खुलकर के उन्होंने बेबाक अंदाज में इस बात को दोहराया भी है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखेगा और अपने हित के हिसाब से ही काम करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपके लिए हितकारी साबित होगा, आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। दूसरे टॉपिक के साथ हम जल्द ही मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।